शीर्षक अशुभ छाया। अध्याय 1। गांव की दहशत। पठारवासी एक छोटा सा गांव हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ एक खौफनाक किंवदंती के लिए भी मशहूर था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि हर 50 साल बाद एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है और अपने साथ तबाही लेकर आती है। कोई नहीं जानता था कि यह छाया असल में क्या थी, लेकिन उसका नाम सुनते ही गांव वाले डर से कांपने लगते थे। अशुभ छाया। वर्ष 1972 की सर्दियों में गांव में आखिरी बार यह छाया देखी गई थी। कई लोग बेमौत मारे गए थे और गांव की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे थे। यह छाया कभी भी रात के समय घने कोहरे के बीच प्रकट होती थी। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन डर हमेशा उनके दिलों में छिपा रहा। अब 50 साल बाद सर्दियां फिर से दस्तक दे चुकी थी। गांव के लोग फिर से दहशत में जीने लगे थे। इसी समय आदित्य मल्होत्रा, एक युवा इतिहासकार, दिल्ली से पठारवासी गांव में पहुंचा। आदित्य का मानना था कि ये सब कहानियां मात्र अंधविश्वास हैं और उसने गांव की इस पुरानी किंवदंती पर शोध करने का निश्चय किया। उसे लगा कि वह इस रहस्य को सुलझाकर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। गांव पहुंचते ही आदित्य का स्वागत बहुत ठंडे तरीके से हुआ। गांव के लोग बाहरी लोगों से बहुत कम घुलते मिलते थे और आदित्य के सवालों से वे और भी असहज हो गए थे। उसने जब अशुभ छाया के बारे में बात की तो कई लोग उसे चेतावनी देने लगे कि वह इस रहस्य से दूर ही रहे, लेकिन आदित्य जिज्ञासु था। उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और गांव की पुरानी किताबें, दस्तावेज और लोक कथाओं पर अध्ययन करने लगा। माधवी, गांव की एक स्कूल टीचर, आदित्य से मिली। माधवी का परिवार पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। उसने आदित्य को बताया कि उसके दादा ने भी अशुभ छाया को देखा था और उसे लेकर डर में जीते रहे थे। वह खुद इस रहस्य से भयभीत थी, लेकिन आदित्य के आत्मविश्वास ने उसे भी इस रहस्य को और जानने के लिए उत्साहित कर दिया। जैसे जैसे रातें ठंडी और अंधेरी होने लगीं, गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवरों का रहस्यमयी तरीके से मरना, दीवारों पर अज्ञात प्रतीक उभरना और हवा में असामान्य सर्दी का होना, यह सब किसी अनहोनी के आहट थे। गांव में डर फैलने लगा और आदित्य को महसूस होने लगा कि वह किसी गहरे रहस्य के करीब है। आदित्य ने माधवी के साथ गांव के सबसे पुराने मंदिर का दौरा किया। यह मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। स्थानीय लोग मानते थे कि यह मंदिर श्रापित है, क्योंकि यहाँ कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था जिसने गांव पर अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर राज किया था। लेकिन एक रात गांव वालों ने उसे धोखा देकर मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि उसी तांत्रिक की आत्मा अशुभ छाया बनकर हर 50 साल में लौटती है, अपनी मौत का बदला लेने। आदित्य ने इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई घटना वास्तव में हुई होगी। वह चाहता था कि वह इस तांत्रिक के बारे में और अधिक जानकारी जुटा सके। तभी उसे पुरानी पुस्तकालय में एक किताब मिली जिसमें उस तांत्रिक का नाम लिखा था, कालभैरव। जैसे जैसे आदित्य और माधवी इस रहस्य में गहराई से उतरते गए, आदित्य को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह देखता कि वह एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा है और वहां चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के अंदर एक अंधेरी छाया उसे बुला रही है। उसकी आवाज में इतनी शक्ति होती कि आदित्य के रोंगटे खड़े हो जाते। आदित्य को यकीन होने लगा कि उसके सपने और यह पुरानी कहानी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उसने गांव वालों से और सवाल करना शुरू किया, लेकिन इस बार लोग उससे और भी डरने लगे। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। अब उसकी मदद के लिए सिर्फ माधवी थी। आदित्य ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके ही दम लेगा। उसने माधवी को साथ लिया और दोनों जंगल में उस खंडहर मंदिर की ओर बढ़े। रात का समय था और कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनके चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी और आदित्य को फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, कालभैरव की आवाज। दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे और वहां एक गुप्त तहखाना मिला। इस तहखाने में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी जिस पर कालभैरव की मूर्ति थी। आदित्य को महसूस हुआ कि यही वह जगह है
जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। तभी अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई, अशुभ छाया। आदित्य ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंततः एक इंसान के रूप में बदल गई। यह काल भैरव की आत्मा थी, जो अपने बदले के लिए वापस आई थी। उसने आदित्य से कहा कि वह उसकी आत्मा का उत्तराधिकारी है और अब उसका समय आ गया है कि वह अपना हक वापस ले। आदित्य की सांसें थम गईं, लेकिन तभी माधवी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि वह भी इसी कहानी का हिस्सा है और उसका परिवार भी इस श्राप से बंधा हुआ है। काल भैरव का अंत करने के लिए उसे और आदित्य को मिलकर कुछ करना होगा। आखिर ये लड़ाई शुरू हो गई। एक ओर आदित्य और माधवी थे और दूसरी ओर काल भैरव की दुष्ट आत्मा। क्या आदित्य इस श्राप को तोड़ पाएगा या फिर वह अपने पूर्वज की काली शक्तियों का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अध्याय में। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपा करके कमेंट में अवश्य बताएं।